उसमें भी हुए थे हमारे 10। समझ में नहीं आ रहा है। 1.10 हम कल डिस्कस किए थे। जैसे मान लीजिए 1.7 पे हम बाद में आप कुछ डिस्कस करेंगे। 1.8 पे खाली डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आपने अपने 3 दोस्तों को पत्र लिखा। हाँ, और तीनों को पत्र लिख करके लिफाफे पे उनका एड्रेस लिखा। अब आप पत्र को लिफाफे में डालने जा रहे थे, तब तक लाइट कट गई। हेलो हेलो। ठीक है मैडम, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, उनका भी ठीक है। कल हम लोग निगेटिव हो गए हैं। हाँ, कल शाम को जी जी। हाँ हाँ, ठीक है, वही 97-98। जी जी, नहीं, हाँ हाँ हाँ, हम उसको वॉच कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो आपने पत्र लिखा, और जब आप लिफाफे में चिट्ठियों को डालने जा रहे थे, उसी समय लाइट कट गई। तो आपने किया क्या कि सोचा अच्छा चलो जाने दो, लाइट कट गई। आपने एक लेटर उठाया, एक लिफाफे में डाल दिया। दूसरा उठाया, दूसरा लिफाफा उठाया, उसमें डाल दिया। तीसरा उठाया, तीसरा लिफाफा पकड़ा, उसमें डाल दिया। ये नहीं देखा कि चिट्ठी किसकी है, लिफाफा किसका है, क्योंकि अंधेरा था। इसको कहते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब कोई पूछे कि ये जो सीक्वेंस डालने का लेटर को लिफाफे में, हाँ, ये कितने पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सीक्वेंस हो सकते हैं। अब मान लो कि पहला मित्र है ए, दूसरा फ्रेंड है बी, और तीसरा फ्रेंड है सी। अब अगर ए की चिट्ठी ए के लिफाफे में गई, एक बी की चिट्ठी बी के लिफाफे में गई, सी की चिट्ठी सी के लिफाफे में गई, तो सीक्वेंस हो गया ए बी सी, और ये करेक्ट सीक्वेंस है। हाँ, ये करेक्ट सीक्वेंस है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो जब 3 डिस्टिंक्ट आइटम है ए बी सी, तो इसके फैक्टोरियल 3 या 3p3 क्रम बन सकते हैं, सीक्वेंस बन सकते हैं। ठीक है। ठीक कुछ इसी तरह की चीज कह रहा है कि 4 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी, और सपोज कि जिस ऑर्डर में हम उनको लिखते हैं वह किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम है। तो अगर हम रैंडम लिखें, तो पहले तो देखना होगा कि इनसे हम कितने लिख सकते हैं। तो 4p4 यानी फैक्टोरियल 4, ए बी सी डी के साथ आप क्रम लिख सकते हैं। यही आपके पॉसिबल आउटकम होंगे इनके सीक्वेंस का। अब आपसे एक सेट बताया गया इसमें कि ए सेट है कि ए इज ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो अब इसमें कौन कौन आएंगे, तो अगर आपने लिख लिया है तो आप जान सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है कि ए को फर्स्ट पे रहना है, तो हम बता सकते हैं कौन कौन आएंगे। करें क्या कि हमारे पास 4 जगह है, उठा दें। अब बाकी 3 जगह पे जो है बी सी डी को बैठना है रैंडम। हाँ, अब इनको चूंकि ऑल पॉसिबल क्रम में ये बैठ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 बैठेंगे, तो कुल 6 बनेगा आउटकम, जिसमें कि ए फर्स्ट पे हो। इसी तरह से आप बी को भी लिस्ट कर सकते हैं। बी में कहा गया है कि सेकंड बी इज एट सेकंड पोजीशन, तो बी को सेकंड पे फिक्स कर दिया। अब पहला पोजीशन, तीसरा पोजीशन और चौथा पोजीशन ए सी और डी से फिलअप होगा रैंडमली। ठीक है।
इसके भी तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 3। हाँ, अब उसके बाद आपको देखना है कि कॉमन है कि नहीं। अब देखिए, आपका ये जो ऑल पॉसिबल आउटकम है कितने टपल का हो गया, कोई बताएगा इस एग्जांपल में? 24। कितने टपल का हो गया? 24 तो उनकी संख्या हो गई, 4 टपल का। ओके, अब बताइए सेट ए आपका कितने टपल का है? सेट ए, अरे भाई सेट ए में किसके एलिमेंट है? उसी 24 में के ना 6 है। बोले 4 टपल सी। यस सर। सेट ए भी 4 टपल का होगा क्योंकि वो सबसेट है उसका। सेट बी भी कितने टपल का होगा? अब ये देखने में लग रहा है कि ऐसा नहीं है क्योंकि एक स्थान की बात कर रहा है सेट, लेकिन वो सेट बन कहां से रहा है? उसी सुपर सेट से। ठीक है, तो उसी सुपर सेट से जब ए सेट और बी सेट आ रहा है तो सुपर सेट हमारा जितने टपल का है उतने ही का ये होगा। तो बी भी कितने टपल का है? 4 टपल का। अब देखिए, हमको जानना है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा कि नहीं। अब ए सेट में क्या है कि पहला जगह फिक्स है, ए ही रहेगा। अब बी सेट में क्या है, दूसरा जगह फिक्स है, बी रहेगा। अब ए सेट में ऐसा हो सकता है कि दूसरे जगह पे बी हो सकता है क्योंकि बी आ सकता है सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि बी सी और डी को दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे बैठना है। यस सर। तो हो सकता है कि बी ए सेट में फर्स्ट पोजीशन पे ए मिले, सेकंड पोजीशन पे बी मिले। सेकंड सेट में भी क्या हो कि फर्स्ट पोजीशन पे ए मिल सकता है, बी का तो फिक्स है सेकंड पोजीशन। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है। लेकिन अगर एक सबसेट, ए का सेट, मान लीजिए कि हमारा सुपर सेट सिंगल टपल का नहीं होता, मतलब फिक्स टपल का, ये सारे 4 टपल के थे। जो कल हमने वीडियो रिफर किया था या जो एग्जाम्पल हमने क्लास लेने के पहले डाला हुआ था ग्रुप में, डाई और कॉइन टास का, हाँ, उसका जो सुपर सेट था या सैंपल स्पेस था वह फिक्स टपल का नहीं था। कोई 2 टपल के थे, कोई 3 टपल के थे, कोई 4 टपल के थे। अब जब वहां से आप कोई सबसेट लोगे तो हो सकता है कि वो सबसेट भी फिक्स टपल का हो सकता है कि मिक्स टपल का हो। हाँ, अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कहा जाए कि इंटरसेक्शन निकालिए, तो अगर टपल मैच नहीं करता है तो इंटरसेक्शन 5 होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तभी निकलेगा जब आपके दोनों सेट सिमिलर टपल के हों, तभी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नल सेट होगा इंटरसेक्शन। तो मैं बार बार टपल इसलिए समझा रहा हूं, बार बार इसलिए कहता हूं कि जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो वो डिसजॉइंट वाला चक्कर नहीं समझ में आता है कि कैसे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। तो जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं टपल से कि हमारे दोनों सेट के टपल कैसे थे, उनके प्लेसेस पे क्या आ रहे थे, तब ये जाकर के क्लैरिटी बढ़ जाती है। हाँ, जिसने भी पूछा था मुझे नाम तो नहीं मालूम है, और जब आप लोग पर्सनल करते हैं हमको व्हाट्सएप तो नाम भी जरा सा लिख दिया करिए जिससे पता चले अगर वो बैठे हैं कि नहीं जिन्होंने पूछा था। यस सर मैंने पूछा था। अच्छा अच्छा, तो समझ में आई बात कि नहीं? 1.8 के लिए आ गया। 1.8 आ गया। 1.8 आ गया। 1.10 कल बताया था मैंने, ठीक है। 1.7 को ट्राई किया था जी। हेलो हेलो सर, पहले हमने वो ट्राई नहीं किया था, वो आज। हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ट्राई कर लेना। 1.7 के लिए मैं दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, पहले आप उसको कर लो तब उसको सोचना, ठीक है।
मान लो कि एक घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, या 5 बच्चे हैं। घर में कितने बच्चे हैं? 5। इसमें से इस 1.7 का कैपिटल एन हो गया 5। अब मान लो कि इसमें से 3 मेल हैं, तो आर बराबर हो गया 3। अब आप इस 5 बच्चों में से एक बच्चे का आंख बंद करके कॉलर पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे हो। मीन्स एक को रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हो और देख रहे हो कि लड़का है कि लड़की। ठीक है, अगर वो लड़की है तो दोबारा निकालोगे, और अगर लड़का आ गया तो निकालना बंद कर दोगे। तो अब क्या करो, आप तीनों लड़कों के नाम लिख दो, B1 B2 B3। बाकी 2 कौन बचे? D1 D2, डॉटर 1 डॉटर 2, या G1 G2, गर्ल 1 2। अब लिखने की कोशिश करो, जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि कपल डिसाइडेड टू बॉर्न चाइल्ड अंटिल फर्स्ट बेबी मेल बेबी बॉर्न। उसी तरह से लिखोगे तो इसका पैटर्न आपको मालूम होगा, और इसी को जनरलाइज किया गया है इस क्वेश्चन में। तो कोशिश करिएगा, आपको जरूर आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि हम लोग कुछ आगे बढ़े। इसमें से जितने क्वेश्चन हमने दिए थे, हमें लगता है मैक्सिमम के आंसर इस बुक में दिया भी है। सबका तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ देते हैं। तो आप आंसर शीट में जाके लास्ट में देख सकते हैं, अगर आपने किया है तो। और पूछने के लिए हमसे आप पूछें, मैं हमेशा रेडी हूँ। चाहे व्हाट्सएप से पूछिए, चाहे फोन करके पूछिए, चाहे साउंड मैसेज भेज के पूछिए। ओके, तो अब हम शेयर करते हैं आगे। हाँ, 7 का पार्ट बी का क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए। 1.7 का पार्ट बी। ए हो गया सर। अच्छा, suppose that the above bulbs are tested one by one until all defective have been tested. Okay. अब बताओ, इसमें अगर ऐसी बात हो तो कितने बल्ब हमको कम से कम टेस्ट करने होंगे? कि मान लो कि हमने बताया कि 5 बच्चे हैं घर में। अब कहा गया कि हम तब तक टेस्ट करेंगे जब तक कि तीनों बच्चे ना मिल जाए, तब तक हम ड्रॉ करेंगे। तो कम से कम कितना ड्रॉ आपको करना होगा? नंबर में पूछा तो 3। उसका सीक्वेंस क्या होगा? बॉय बॉय बॉय, यही होगा ना? यस सर। अब ये इस 3 नंबर के अलावा और कोई नंबर हो सकता है क्या? ये 3 ही में हो जाएगा। 3 ही को निकालना पड़ सकता है, या हो सकता है कि और भी निकालना पड़े। 4 हो सकता है और निकालना पड़े, पर मिनिमम 4 में कैसे? सीक्वेंस देखिए, पहला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा गर्ल। तो चौथा निकालोगे कि नहीं? क्योंकि सारे बॉय नहीं आए हैं। चौथा बॉय। अब इस तरह के कितने सीक्वेंस बनेंगे? तो अब आपके पास 4 प्लेस हो गया। 4 प्लेस को बैठाने के डिफरेंट लेटर से बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 4। आपको क्या चाहिए कि 3 जगहों पे बॉय रहे, एक जगह पे गर्ल रहे। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। लेकिन जैसे ही पहला 3 लगातार बॉय आ जाएगा, आप 4 का नहीं बनाओगे। तो एक केस इसमें से कम करना होगा आपको, फर्स्ट सीक्वेंस का। और इस तरह से आप बना सकते हो कि इसके फेवर में कौन कौन पॉसिबल सीक्वेंस होंगे, और तब इसको आप जनरलाइज कर दीजिए। 3 को आर से रिप्लेस कर दीजिए, 5 को कैपिटल एन से रिप्लेस कर दीजिए। बात क्लियर हुई क्या? यस सर। ओके, तो आप आगे चले। अब है कि एक चीज तो पक्का हो गया
वह सेट डिस्क्रीट हो सकता है, वह सेट काउंटेबली इनफिनाइट हो सकता है, वह सेट नॉन काउंटेबली इनफिनाइट हो सकता है। अब अगर वो सेट हमारा डिस्क्रीट है, हाँ, तो हम कहेंगे कि हम डिस्क्रीट सैंपल स्पेस पे काम कर रहे हैं और नॉन अदरवाइज कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस पर। अब है कि हम ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के, या हम कैसे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीन्स अनसर्टेनिटी को कि ये रिजल्ट आएगा, कि ये रिजल्ट आएगा, कि ये रिजल्ट आएगा, इसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीन्स इवेंट को जो भी हमारा होने वाला है फ्यूचर में, उसको प्रोबेबिलिटी कैसे देते हैं। तो पहले तो इसका हम लैंग्वेज का कुछ समझते हैं। अगर कहा जाए कि देयर इज 90, ये अक्सर हम लोग बातचीत में कहते हैं, देयर इज 95% चांस दैट टुमारो विल बी अ रेनी डे। अब आइए इसको हम एक, इसका मतलब है कि कोई सैंपल स्पेस रहा होगा किसी एक्सपेरिमेंट का, उस सैंपल स्पेस का अब पता नहीं डिस्क्रीट था कि कंटिन्यूअस था, एनीवे कुछ ना कुछ तो रहा होगा, और उस सैंपल स्पेस में एक इवेंट होगा जिसकी कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी थी, और वो हम बता रहे हैं 0.95। तो जिसके भी हम बता रहे हैं वो हमारा इवेंट हो गया। तो हमने मान लिया ए इवेंट दैट टुमारो विल बी रेनी डे। अब क्या करेंगे, हम इस ए को एक फंक्शन पी से एसोसिएट करते हैं और कहते हैं कि अगर हम इस फंक्शन पी को इस ए पर एसोसिएट करेंगे तो यह हमको एक रियल नंबर देगा, और वही रियल नंबर ये 0.95 है, और इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी टुमारो इज अ रेनी डे। अब इसी को एक दूसरे लैंग्वेज में भी बोलते हैं, वह है टुमारो इज अ रेनी डे आर्ट्स, आर्ट्स ऑफ, आर्ट्स दैट, या आर्ट्स ऑफ टुमारो इज अ रेनी डे। यह भी अनसर्टेनिटी को बताने का यह एक अलग तरीका है। इसमें क्या कर, हाँ हेलो सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हो? अच्छा अच्छा, सॉरी, हमने शेयर नहीं किया क्या? ओके नहीं सर। ओके ओके। अब तो स्क्रीन दिख रही होगी ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि सपोज दिस स्टेटमेंट इज देयर, स्टेटमेंट इज देयर दैट देयर इज 95% चांस दैट टुमारो विल बी अ रेनी डे। अब यह किसी सैंपल स्पेस से बना होगा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। तो इसमें इवेंट क्या रहा होगा? तो जब हम इसको मैथमेटिकली या सिस्टमेटिकली रीड करते हैं तो हम कहते हैं कि लेट ए इज अ सेट which denotes the outcome of tomorrow is a rainy day, and the probability of this A, that is PA, is 0.95, और हम इसे पढ़ते हैं इस तरह से, probability tomorrow is a rainy day is 0.95। अब इसी को पढ़ने का एक और तरीका है, आप लिटरेचर में पाएंगे, जिसे कहते हैं odds, odds that tomorrow is a rainy day। यहां हमने क्या कहा, probability that tomorrow is a rainy day। अब odds that tomorrow is a rainy day, अगर कोई आपसे पूछता है तब हम क्या करते हैं कि tomorrow is the rainy day की probability अपॉन इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर देते हैं। टुमारो इज नॉट अ रेनी डे, तो रेनी डे
का कॉम्प्लीमेंट नॉट रेनी डे, और इस तरह से ये हमको एक रेशियो मिला, यह हमको एक रेशियो मिला कि प्रोपोर्शन मिला कि रेट मिला। बताओ भाई आप लोग, पीए अपॉन पीए कॉम्प्लीमेंट, whether it is proportion or whether it is rate, proportion, or whether it is a ratio. Ratio, sir. सर रेशियो है Ratio, sir. A ratio. Why not proportion? Okay, so when we divide two phenomena, numerator upon denominator, and if numerator is included in denominator, means numerator is subset of denominator, means numerator is part of denominator, then this division is called proportion, and it always lies between 0 to 1. But when we divide two phenomena and a numerator is not included in denominator, then it is called a ratio. So here PA is not included in PA complement, hence it is a ratio. Okay. Similarly, you can define odds of tomorrow is not a rainy day. Then what we will write? We will write probability tomorrow is not a rainy day upon probability tomorrow is rainy day. And in that case, you will write 0.05 upon 0.95. Your value will be minus 0 to 1, in between 0 to 1, but it is not fraction. It is not proportion, because both are different phenomena. Hence, it is ratio. Now, generally, we use probability to compare the things. For example, suppose chance of winning Chennai Super King is more than Mumbai Indians in coming IPL. अब इसको हम लिखेंगे कैसे? PA greater than PB. What is A? A is the event of winning CSK, winning IPL by CSK. B is event that IPL will be owned by Mumbai Indians. Now, as per the language of the question and our definition of the event, we can say that PA greater than PB. Now, we can define odd of A. We can define odd of B also. Okay. Now, if we have two odds and we divide them, then it is called odds ratio. Generally, medical science people use this term more frequently in comparison to the mathematical science. Mathematical science people only talk on the PA, PB, PC, PA complement, like that. Generally, these things are used to show the relationship. Okay? How we do, how we assign. तो हम अभी तो हम नहीं बता रहे हैं कि हाउ वी असाइन, बट हम आपको प्रोबेबिलिटी के 3 रूल बता रहे हैं। इन्हें कहते हैं एक्जियम। एक्जियम का मतलब होता है कि यू कांट प्रूव इट, और इट इज नॉट टू बी प्रूवन, इट इज सपोज टू बी प्रूव्ड। सो ये 3 रूल आप पे ही पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी थियरी गवर्न होती है। इसे आप ध्यान से समझें। बस कोई इवेंट ए है, मींस सैंपल स्पेस का कोई सबसेट आपने लिया,
और उस सबसेट के ऊपर आपने इस फंक्शन को ऑपरेट किया, तो इसकी जो भी आउटपुट होगा, इसका जो भी रेंज होगा इस फंक्शन का, यानी कि ये जो भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ये हमेशा 0 से 1 के बीच का होगा। पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर आपने इस फंक्शन p को अपने सैंपल स्पेस पे किया, क्योंकि हमेशा सैंपल स्पेस बनेगा, चाहे हम लिख पाए या न लिख पाए, ये दूसरी बात है, लेकिन अगर हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है तो सैंपल स्पेस बनेगा। अगर हम इस फंक्शन p को सुपरसेट यानी कि सैंपल स्पेस पर ऑपरेट करें तो यह फंक्शन हमको 1 वैल्यू देगा। और तीसरा है कि सपोज करिए कि इस सैंपल स्पेस के आपने बहुत सारे सबसेट्स लिए, मतलब इवेंट लिए A1, A2, A3, और ये सभी डिस्जॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, भले इनकी संख्या फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। अब अगर आप इनके में से किसी एटलीस्ट 1 के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी जानना चाहें, एटलीस्ट 1 की, तो यह प्रोबेबिलिटी आपको जानने के लिए करना क्या होगा कि उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इफ A1, A2, A3, AN are mutually exclusive events of the experiment and we are interested in finding probability of union of I goes from 1 to n r infinity, then it will be summation probability of AI। तो ये 3 रूल पे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो था कि एक आदमी बुखार लेके डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने उसका टीबी टेस्ट के लिए भेजा, हाँ, और डॉक्टर उसका टीबी पॉजिटिव रिपोर्ट देखना चाहता है क्योंकि उसको शंका है। ठीक है, अब कोई पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका टीबी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इवेंट बनाया ए, सैंपल स्पेस है पॉजिटिव नेगेटिव। हमने एक इवेंट बनाया ए, पर्सन्स टेस्ट इज टीबी पॉजिटिव। बी आप बना सकते हो नेगेटिव, या ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहां पे नेगेटिव। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप देखें तो ये 5 है, क्योंकि उस आदमी का रिपोर्ट ए और बी में से कोई एक ही होगा। ठीक है, और ए यूनियन बी अगर आप निकालें, ये दोनों डिसजॉइंट हैं ए और बी, और ए यूनियन बी आप निकालें तो ये आपके यस के बराबर हो जा रहा है। अब हम एक्सियम 2 का हेल्प लें। एक्सियम 2 कहता है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, तो पीएस बराबर 1। ठीक है, अभी आप इस लाइन को मत देखें। अकॉर्डिंग टू एक्सियम 2, 1 is equals to PS. Now S is A union B, so you can say PS is equals to P A union B. Up, since A and B are disjoint, are mutually exclusive, hence by this law you can say PA union B is equals to PA plus PB, or PA plus PB equals to 1. Then PA is equals to 1 minus PB. But we can't say what is the value of PA at present. हमको ये रूल जो है प्रोबेबिलिटी के नंबर देने के रूल नहीं बताया इसने, हमको कोई नहीं रूल, इस रूल ने हमें नहीं बताया कि हम नंबर कितना दें, कौन सा रियल नंबर दे दें। हाँ, लेकिन ये बताया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरा एक सैंपल स्पेस देखें, दूसरा एग्जांपल देखें जो हमने पीछे दिया हुआ है कि 3 मरीज आए बुखार से, डॉक्टर उनके रिपोर्ट्स देखना चाहता है, सीक्वेंस रिपोर्ट्स का। तो 8 केसेज हुए थे सैंपल स्पेस में। अब मान लीजिए कि हमने ए लिया, ये
ऑल रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव, बी ले लिया ये, सी ले लिया ये और डी ले लिया ये। अगेन आप देखेंगे कि सॉरी अगेन आप देखेंगे कि इनका यूनियन मैंने इस तरह से लिया हुआ, डिसजॉइंट इवेंट लिया हुआ, इनका यूनियन एस हो जा रहा है और आप इसको सॉल्व करेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस नो सर। सर, नो नो सर। सर। ओके, अब देखिए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अगर आप तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वहां से भी हमको यही मिलेगा कि P A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू दिस वन। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो एक्सियम्स हैं ये हमें प्रोबेबिलिटी के रूल्स बताते हैं कैलकुलेट करने के, लेकिन ये हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से है क्लासिकल अप्रोच ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी, या लोग कहते हैं कि मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है और वो दो कंडीशन फुलफिल करता हो। पहला कि जो आपका सैंपल स्पेस है वो फाइनाइट हो, और दूसरा कि आपके सैंपल स्पेस के आउटकम इक्वल लाइकली हो। इक्वल लाइकली का मतलब होता है कि अगर हमारे सैंपल स्पेस में 20 आउटकम पॉसिबल हैं तो हर आउटकम के एक्सपेरिमेंट में दिखने की समान संभावना हो तो हम कहते हैं कि हमारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक सिक्का उछाला जाता है सिक्के का चेहरा देखने के लिए, तो क्या कोई सैंपल स्पेस बनेगा कि नहीं? एक सिक्का एक बार उछालते हैं टू सी द फेस ऑफ कॉइन ऑन टॉप, कोई सैंपल स्पेस बनेगा कि नहीं? यस सर, बनेगा। बनेगा। क्या बनेगा? हेड टेल। हेड और टेल। ओके, अब अगर मैं पूछूं ये फाइनाइट सैंपल स्पेस है कि नहीं? यस सर। है। फाइनाइट। अब मैं पूछूं कि क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं इसके? यस सर। यस सर। है सर। यस सर। हम तो कहेंगे कि नहीं है। सर हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की भी 1/2 है, तो दोनों का तो इक्वल प्रोबेबिलिटी हुई, तो क्यों नहीं होगा फिर? हमारा सिक्का जो हमारे पास था वो 16 पिक्चर का था। हाँ, ये सर सिक्के पर डिपेंड करता है कि मतलब अगर जैसे कुछ होते हैं उन पर अगर उसमें बाइसनेस कर दिया जाए, अगर एक तरफ से घिस दिया जाए या कुछ उसमें फिजिकल बाहर से कुछ। तो हमने तो आपको ये बताया नहीं था कि हमारे पास जो सिक्का है वो ईमानदार सिक्का है। तो सर अगर उसमें सिर्फ हेड आ रहा है या सिर्फ टेल आ रहा है तो फिर सैंपल स्पेस भी तो एक ही होगा फिर। नहीं बेटा, हमारा ये नहीं कहना है। आउटकम्स नहीं हमारा होंगे। ये कहना है कि अगर उसके दो फेस हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो है कि हेड दिखेगा या टेल दिखेगा, लेकिन दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हम ये कंफर्म ना हो जाए, ठीक है, कि हमारा सिक्का बेईमान नहीं है। ठीक है।
गोल्ड हमारे कॉइन सिक्के का एज कहीं से रगड़ा नहीं गया है। इसी तरह से डाई, हमारी डाई का कॉर्नर, हमारे डाई का एज, जितने भी एज और कॉर्नर हैं वेल शेप्ड अगर है नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये तो हम कहेंगे कि 0.1 2 3 4 5 6 में से कोई दिखेगा, लेकिन सबके दिखने के अवसर समान है ये हम नहीं कह सकते। कि कह सकते हैं अगर हमको बताया नहीं गया कि वेल फेस्ड डाई है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो जब डाई का, क्वाइन का ये सब क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें एक शब्द जुड़ा होता है, वो शब्द होता है अनबायस्ड। अब अगर कहा गया कि क्वाइन अनबायस्ड था, इसका मतलब हुआ कि दोनों फेसेस के दिखने की संभावना बराबर थी। इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर उस सिक्के को 2 बार हम फेंकते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार हेड दिखेगा, एक बार टेल दिखेगा, अगर अनबायस्ड कहा गया तो। ठीक है। अब कोई कहे कि हमारे पास एक सिक्का है जो 3 बार हेड दिखाता है और 1 बार टेल दिखाता है, और उसको अब हम फेंकने जा रहे हैं एक बार, सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड टेल दोनों होगा सर। हेड और टेल होगा, एच और टी। हाँ, एक जगह एच लिखा होगा, एक जगह टी लिखा होगा। अब क्या एच के दिखने की संभावना और टी के दिखने की संभावना इक्वल है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है, क्योंकि अब हमने क्या बताया कि वो 3 बार हेड पर 1 बार टेल दिखाता है, तो इसका मतलब कि 4 बार में 3 बार हेड आता है, 1 बार टेल आता है। तो अब ऐसा सिक्का से हम खेल रहे हैं जिसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4। 1/4। तो अब क्या यह इक्वली लाइकली खेल है, आउटकम है? सैंपल स्पेस तो फाइनाइट है, सैंपल स्पेस तो फाइनाइट है, लेकिन हमारे आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है। तो इक्वली लाइकली का ये मतलब होता है। ठीक है। अब ये जो आपकी मैथमेटिकल डिफिनीशन है ये इन 2 शर्तों पे लागू होती है। पहला फाइनाइट हो और दूसरा आप कंफर्म हो कि आपके आउटकम इक्वली लाइकली हैं, तब तो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब सर जो अभी आप इसके पहले वाला एग्जांपल बताया उसमें हम तो कह सकते हैं कि सिक्का हमारा बायस्ड है, इसकी वजह से वो इक्वली लाइकली नहीं है। हाँ हाँ, एकदम 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 ठीक है। और अगर सिक्का इस हमारा बायस्ड नो भी हो तो भी हो सकता है कि हमारा सैंपल स्पेस के पॉसिबल आउटकम कुछ दूसरा, हम दूसरा चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, चेहरा नो ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। और उस केस में भी हो सकता है कि आउटकम इक्वली लाइकली ना हो। हम अभी आगे सब डिस्कशन में आएंगे। ओके। सो या हम वीडियो में, अगर हम इसी से कह रहे हैं कि आप पहले से वीडियो देखा करो तो आपको थोड़ा क्विक हो जाएगा। Thus, if S is finite sample space, it has equally likely outcomes. Then, अगर S का कोई सबसेट A है तो आप A की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, मींस A के न्यूमेरिकल वैल्यू, उस रियल वैल्यू को जानना चाहते हो A के लिए, जो कि P देगा। P ये आप S में देख लो कितने हैं, डिनोमिनेटर में रख लो, और A में देख लो कितने हैं, न्यूमरेटर में रख लो। अब ये बताओ ये रेशियो है कि फ्रैक्शन? फ्रैक्शन सर। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है वो इस नंबर में जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो अब बताइए कि अगर आपका सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस है तो मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी देगी कि नहीं देगी? हाँ? सर फिर से एक बार क्वेश्चन। अगर आपका सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस है तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता पाएगा कि नहीं?
नो सर, बिकॉज उसमें मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें जो पॉइंट होंगे उनको मतलब हम लोग काउंटेबली नहीं होंगे, इसको हम लोग काउंट नहीं कर हाँ, पाएंगे। इसलिए हमारा एस जो है फाइनाइट है ही नहीं है, फाइनाइट सैंपल स्पेस है ही नहीं है। ये रूल किस पे लगना है? फाइनाइट सैंपल स्पेस। यस सर, काउंटेबल जिनको मतलब हम लोग काउंट कर हाँ, सकते हो वो भी। काउंटेबली फाइनाइट, नॉन काउंटेबली फाइनाइट पर भी जा सकते हैं। हाँ, नॉन काउंटेबली इनफाइनाइट, सॉरी, काउंटेबली इनफाइनाइट। हाँ, यस सर। उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, इसको हम आगे दिखाएंगे। अब इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्री इवेंट की संख्या n है और हमारे आउटकम इक्वली लाइकली है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्या दे सकते हैं? 1/n दे सकते हैं कि नहीं? अगर हम कंफर्म हो गए कि सभी इक्वल लाइकली हैं और इनकी संख्या n है एलिमेंट्री इवेंट की, तो सबको हम प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर सकते हैं 1/n एज्यूमिंग इक्वली लाइकली केस। माइंड का भी थोड़ी देर में करते हैं बेटा, क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस है। नॉट एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट सैंपल स्पेस मींस कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस, नॉट एप्लीकेबल व्हेन एलिमेंट्री आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। अगर फाइनाइट भी है, इक्वली लाइकली है, तो भी हम इस रूल को नहीं लगा सकते। हाँ, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में खुद ही प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, इक्वली लाइकली नहीं होगा तो डिफिनेशन गलत है। हाँ, तो ये तीन चीजें इसकी डिमेरिट में लोग लिखते हैं इस डिफिनेशन की, लेकिन ये डिफिनेशन एकदम बैकबोन का काम करता है और आप तक ने जितनी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ये लगभग इसी डिफिनेशन पे पढ़ी है। सर हम Okay, लोग अब ये हेलो हाँ सर, हम हाँ लोग बोलिए। जो आपने पहले ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा था काउंट डिस्क्रीट के लिए, वो हम लोग मतलब इन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका सैंपल स्पेस। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो सर असल में उस डिफिनेशन को तो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको इनफिनाइट मिल जाएगा। ठीक तो है फिर ना? वो वैल्यू तो पूरी जीरो ही हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, मतलब जीरो, ऑलमोस्ट हाँ मतलब जीरो हो 10 जाएगी टू तो, जीरो हो जाएगी। हाँ एकदम, तो उसमें हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लें किसी तरह से तो हम निकाल सकते हैं हमें, लेकिन वो हम यूज नहीं कर सकते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन को वहां, पक्का। थैंक ठीक यू है, हमने कहा था, लेकिन वो हमने ये इस कंडीशन पे कहा है कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस तो मैथमेटिकल डिफिनेशन को लेके नहीं। हम मतलब उस बताएंगे आगे आप। मैथमेटिकल डिफिनेशन में यूज नहीं कर सकते, बाकी मतलब हम लोग अलग से अगर कोई मेथड ऐसा है तो उसमें यूज कर सकते हाँ, हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। दूसरी डिफिनेशन है स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन या फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच इसको कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि सैंपल स्पेस स्पेस मत लिखिए। हाँ, पहले आप अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए, दोहराइए और उसके बाद डेटा कलेक्ट करिए। हाँ, अब डेटा कलेक्ट करिए कि जितनी, मान लीजिए कि आपने सिक्के को 500 बार उछाला, आप जानना चाहते हैं कि सिक्के से हेड की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप सिक्के को आइडेंटिकल सिचुएशन में 500 बार उछालिए, 1000 बार उछालिए, लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करिए और उसके बाद से डेटा में देखिए कि कितनी बार हेड आया, उसको गिन लीजिए। हाँ, और गिनने के बाद ये रेशियो निकाल लीजिए, फ्रैक्शन Na/n। 1000 बार किया 70 बार हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 70/1000। अब ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इस रेशियो को
तब तक इस फ्रैक्शन को तब तक निकालिए, इस n को इतना बढ़ाते जाइए कि यह जो फ्रैक्शन आवे ये कांस्टेंट हो जाए, कन्वर्ज कर जाए। हाँ, तो n को आप एक्सपेरिमेंट को बढ़ाते जाइए, तब तक बढ़ाइए जब तक कि आपको ये Na/n कांस्टेंट ना दे दे। अगर दे दिया तो वही आपके a की प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ, तो जनरली जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो इस अप्रोच पे पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग तो पिछले अप्रोच से पढ़ते हैं। ठीक है, पिछले अप्रोच में क्या है कि आपको पहली चीजें बता दी जाएंगी, प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाएगा, बता दिया गया कि सिक्का अनबायस्ड है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ सर एक बार फिर से बताइएगा, ये n कांस्टेंट pa कांस्टेंट क्या हो रहा है? अच्छा, ये रेशियो। यस सर। ओके, इसको जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना कि कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। हाँ सर, हाँ। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कहे कि यह फ्रैक्शन है Na/n और इसकी वैल्यू n के बदलने से बदल रही है, ठीक है। यस सर। तो और ये कन्वर्ज कर जाए, मतलब तो इसका जीरो पे मतलब टेंड क्या हुआ? करे? नहीं, इसका मतलब जीरो पे टेंड करना नहीं होता है, ठीक है। आप कागज लीजिए और मैं कुछ बोल रहा हूं, लिखिए। सपोज करिए कि आपके हाथ में एक सिक्का है, ठीक है। अब आप जानना चाहते हो कि आपको नहीं पता है कि यह सिक्का अनबायस्ड है, क्लियर? मीन्स आपको नहीं पता है कि यह सिक्का 2 बार फेंकेंगे तो एक बार हेड दिखाए, एक बार टेल दिखाने वाला है क्या। अब आप जानना चाहते हो कि इस सिक्के को फेंकें एक बार तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो क्या आप इसे 1/2 कह सकते हो? नो सर। नहीं कह सकते। ओके, अब चलो, अब मान लो कि हेड वाले चेहरे को 1 मान लो और टेल वाले चेहरे को 0 मान लो, ठीक। अब 2 ठेक अपने कागज पे कॉलम बनाइए, एक लिखिएगा रिजल्ट और दूसरे पे लिखिएगा नंबर ऑफ टास्क। नंबर ऑफ टास्क में लिख दीजिए 1, एक बार फेंके, और रिजल्ट में लिख दीजिए 1। मतलब क्या मिला टास्क में आपको? हेड। हेड की टेल? हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो गई? Na1 स्मॉल n1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई 1/1, ठीक है। अब n को बढ़ाओ, एक फिर से लिखिए, नंबर ऑफ टास्क जहां आपने लिखा है वहां पे एक बार और कर दीजिए 1। इस बार जो टास्क का रिजल्ट आया वो 1 आया। फिर से अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया? तो आपने 2 बार टास्क किया, स्मॉल n कितना हो गया आपका? 2। Na कितना हो गया? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो गया? 1। 1। और बढ़ाइए, एक बार और फेंकिए, इस बार मान लीजिए 0 आ गया। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। 2/3। 2/3, ठीक है। अब एक बार और करिए, यही होता है लिमिट। अब इस n को बढ़ाते जाइए इंफिनिटी की ओर। कब तक? जब तक कि आपका Na/n की जो वैल्यू आ रही है वो चेंज होना बंद हो जाए। इसी को कहते हैं कन्वर्ज करना।
ठीक है, 2/3 कैसे अगर हुआ था आप सर? 2/3 कैसे हुआ था? 2/3 इस तरह से हुआ था कि आपने कुल कितनी बार सिक्का फेंक लिया? 3 बार। और 3 बार में 1 कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है ना? ये जो हमने कैपिटल ए लिखा है ये इस एग्जांपल में 1 है। ठीक है, और n मतलब कि कै बार फेंके। अब जब आप इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाओगे तो ये जो आपका फ्रैक्शन निकल रहा है यह फ्रैक्शन स्टेबलाइज होने लगेगा, और जिस पॉइंट पे स्टेबलाइज हो गया, जिस पॉइंट पे आके स्टेबलाइज हो गया, उसके आगे n बढ़ाओगे तो भी वो चेंज नहीं होगा। हाँ, इसी को कहते हैं कन्वर्ज पॉइंट, कि हमारा फंक्शन, हमारा मैथमेटिकल फार्मूला इस पे जाकर के कन्वर्ज हो गया इस पॉइंट पर, और वही उसका लिमिट वैल्यू होता है। यही लिमिट का मतलब है। सर इसकी फिर तो लिमिट वैल्यू 0 से 1 के बीच ही में रहेगी, या तो 1 अगर एकदम सैंपल रहेगी, स्पेस। हमेशा रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा n से बड़ा रहेगा या बराबर होगा। बात समझ में आई? यस सर। पहले ये बताइए, कन्वर्जेंस का मतलब समझ में आया? यस सर। ये मतलब जानते थे आप कन्वर्जेंस का? सर यहाँ पे यस सर। हाँ, सर रियल एनालिसिस में पढ़े हुए थे। पढ़े तो हुए थे कन्वर्जेंस तो। हम आप रियल एनालिसिस में काहे को सीक्वेंस कन्वर्जेंस पढ़ते हैं? हाँ, वो भी डेफिनेशन तो वही सेटिस्फाई हो रहा है। डिफिनेशन तो वही, बट उसका लॉजिकल, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ में आया कि नहीं? यस सर, ये तो Yes, मतलब yes, रियल yes, में तो रियल में भी तो यही होता था, मतलब वही होता है। यही infinitely- चीज है सर। Yes, वो जो होता है वही होगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नियम बदल दे रहे हैं। हम तो बस आपके समझने का तरीका बदल दे रहे हैं। यस सर, आ गया। सर यहाँ पे कन्वर्जेंस का मतलब स्टेबलाइज हो जाए, प्रोबेबिलिटी रुक जाए। कहीं पर भी कन्वर्जेंस का मतलब है स्टेबलाइज हो यहाँ जाए। पे मतलब प्रोबेबिलिटी जहाँ रुक जाए, तो यहाँ पे रुकी नहीं ना सर, यहाँ पे चेंज होगी 2/3। तो अभी और बढ़ाइए ना। मतलब जहाँ के बाद जब प्रोबेबिलिटी तक सेम आनी शुरू हो जब जाए, तक हम लोग वही ना? हाँ, वही पीए कहलाएगा। बार बार करने के बाद हेलो, अगर आपके पास पॉकेट में सिक्का हो तो घर में बैठ करके 1 घंटा इस प्रयोग को करिए। सर सिक्का वाले में भी में कंडीशन आ जाती है ना सर, उसमें भी हेड ऊपर क्या? रखें या टेल ऊपर रखें। अरे आप सीधे खड़ा होके फेंकिए मत, हेड करके सीधे खड़ा करके उसको उछाल दीजिए। और ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हेड ऊपर रखने से हेड आएगा। हाँ, ये भ्रांति है। वैसे इसमें स्टेबल पॉइंट कहाँ मिलेगा? कॉइन में तो हमेशा हेड टेल बदलता रहता। अरे आप करके तो देखो। अरे भाई, बेटा बेटी पैदा होते हैं तो स्टेबल पॉइंट मिलता है कि नहीं? कि हिंदुस्तान में सेक्स रेशियो जो है बहुत डिफरेंट हो जाता है। यार सर बस एक घर में बेटे बेटी, सुन लीजिए मेरी बात, एक घर में सेक्स रेशियो डिफरेंट हो सकता है, 3 बेटियां 1 बेटा। लेकिन जब जिस पूरे इंडिया में आप देखोगे लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको सेक्स रेशियो में डिफरेंस नहीं मिलेगा। वही आ जाएगा 50% के आसपास दोनों का रेशियो, हिस्सा। इसी तरह से लार्ज नंबर यहां लिखा हुआ है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द assumption that limit of the measure of event exist। ये कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज करेगा। जहां कन्वर्ज किया वही वैल्यू प्रोबेबिलिटी कहलाती है। बार करने के लिए मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा ना, मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा ना, ये फंक्शन पे टेंस टू करेगा, मतलब कन्वर्ज करेगा। हाँ, यही Continuous फंक्शन है ना function पे। आपका। यही ना है, na/n फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन होगा सर ये। तो नहीं होगा ये कंटिन्यूअस, ये तो है ही है। अनकाउंटेबल सेट है इसका 0 से 1 के बीच में, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके सर।
कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। सर उस फंक्शन को ढूंढना है क्या? अरे बेटा मैं कह रहा हूँ 1 log x लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log x की वैल्यू कुछ निकलती होगी क्या? log x एक फंक्शन है x का, ये कहीं जाके लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं? अरे नहीं करती है, किसी की करती होगी, किसी फंक्शन की कि नहीं? यस सर। इसी तरह से इसकी भी कहीं लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मैंने कहा ना कि आप घर में जरा एक्सरसाइज करिए ना, एक सिक्का निकाल के फेंकिए, 1000 बार देखिए 0.5 पे आकर के ये रुक जाएगा रेशियो। कुछ देर बाद के बाद 0.5 से ये चेंज होगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाएगा n से, जितना मतलब जो हम लोग करेंगे इवेंट करेंगे, डिनोमिनेटर इतना बड़ा होता जाएगा कि वो 0.5 चेंज कहाँ होगा, 0.50001 आएगा, किसी में 0.499993 आएगा। हाँ। सर इसी तरह लूडो से में भी सर करेंगे तो 1/6 आएगा, फिर उसमें आएगा। अगर लूडो आपने ठीक ठाक शेप का रखा हुआ है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और अगर आप एक्सेल जानते हैं या अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप यूनिफॉर्म जनरेशन करके देखिए आता है कि नहीं। पूरी दुनिया इसी पे चल रही है। हाँ ठीक है, क्योंकि किसी को पहले से नहीं पता है कि फेयर है कि अनफेयर है। मशीन से निकाला गया सिक्का भी अनफेयर नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट हो सकता है। तो मैथमेटिकल अप्रोच तो उसको मान के चलता है। आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो क्लासिकल अप्रोच में कैसे करते हैं? फिर हमने वही एग्जांपल लिया हुआ, पॉजिटिव निगेटिव। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये फाइनाइट है। दूसरा कंडीशन इक्वली लाइकली का था, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50% चांस हो कि वो टीबी का मरीज हो और 50% चांस हो कि टीबी का मरीज न हो, ये कहना उचित नहीं है, ये मानना उचित नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन मानने के लिए यहां मान लिए, लेट फॉर टाइम बीइंग कंडीशन 2 फुलफिल्स। हमने इक्वली लाइकली इनको मान लिया, ठीक है। अब जब मान लिया तो पीए बराबर 1/2, पीबी बराबर 1/2। सिमिलरली यहां पर भी 8 एलिमेंट हुए और हमने इक्वली लाइकली मान लिया, क्योंकि ये इनको भी इक्वली लाइकली मानना है तो ये सीक्वेंस भी इक्वली लाइकली होंगे, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8। अब ए की प्रोबेबिलिटी 1/8, बी, अब बी में अगर ये सभी इक्वली लाइकली हैं तो बी में 3 एलिमेंट आए हैं तो 3/8, सी में 3 एलिमेंट आए हैं 3/8, डी में 1 एलिमेंट आया है 1/8। अब इसी सैंपल स्पेस से हमने इसको इक्वली लाइकली माना तो ये 8 इक्वली लाइकली हो गए। अब इसी सैंपल स्पेस से ये सैंपल स्पेस बना है 0 1 2 3। अब क्या इसमें सबको इक्वली लाइकली मान लिया जाए कि नहीं, क्योंकि ये इक्वली लाइकली था? बताइए, फाइनाइट है, यस सर। इसको इक्वली लाइकली ये है कि नहीं? यस सर। नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? देखिए, ये जब हम 0 कह रहे हैं तो इसका मतलब एक पॉसिबल आउटकम इसके सपोर्ट में है। जब हमने 1 कहा तो इसमें का 3 पॉसिबल आउटकम सपोर्ट में है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये सभी इक्वली लाइकली है, लेकिन अब देखिए, इसके फेवर में 1 पॉइंट, इसके फेवर में 3 पॉइंट, इसके फेवर में 3 पॉइंट इसके, और इसके फेवर में 1 पॉइंट। अब क्या ये चारों इक्वली लाइकली हैं?
इनसे बन के आया है। ये सभी इक्वली लाइकली थे, लेकिन यहाँ ये चारों इक्वली लाइकली नहीं है। इसके दिखने का चांस ज्यादा है इसके दिखने से या इसके दिखने से। मेरी बात आप क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसी तरह से हाँ बोलिए। इसी तरह से सपोज करिए कि यह एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। ये किस एक्सपेरिमेंट का है कि एक कपल ने अनंत काल तक बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं तय किया, हाँ, लेकिन ये तय किया कि 4 बच्चे उनके घर में हो जाए तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे, या पहला बच्चा बेटा हो जाए तो नहीं करेंगे। तो सैंपल स्पेस हुआ कि पहला मेल नहीं पैदा किए आगे, या तो पहला फीमेल तो फिर मेल, फीमेल फीमेल मेल, फीमेल फीमेल मेल, फीमेल फीमेल फीमेल, 4 हो गए। पॉसिबल आउटकम ये हो गए। अब प्रश्न है क्या ये सभी इक्वली लाइकली हैं? तो भगवान ने मेल और फीमेल बर्थ, अगर हम फीमेल फिटिसाइड नहीं करते हैं, भ्रूण परीक्षण का काम नहीं करते हैं, तो मेल और फीमेल के होने की संभावना लगभग बराबर है। तो अगर ऐसा है तो इसकी संभावना, इसकी संभावना, इसकी संभावना, इसकी संभावना, इसकी संभावना 1/5 1/5 नहीं होगी, इनकी डिफरेंट होगी, क्योंकि इसी का 1/2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, अब कैसे हम लोग एश्योर करते हैं कि इक्वली लाइकली है? तो सपोज करिए कि आपके पास ये 5 पेंसिल्स हैं। एक पेंसिल की लंबाई 1 इंच है, दूसरे की 2 इंच है, तीसरे की 3 इंच है, चौथे की 4 इंच। और ये चारों पेंसिल आपने अपने पॉकेट में रखा है। अब अगर आप पॉकेट में हाथ डाल करके एक पेंसिल निकालें इसमें से, तो क्या आपको पता है कि किस नंबर की, किस हाइट वाली पेंसिल आपके हाथ में आएगी? पहले से मालूम है? सर पहले हाथ तो 4 नंबर वाली पे ही जाएगा, मतलब वो बड़े है तो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पहले से मालूम है कि कौन आएगा? कंफर्म नहीं कंफर्म नहीं मालूम है। नहीं मालूम। तो पॉसिबिलिटी है कि 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए। तो ये सैंपल स्पेस हुआ। अब देखेंगे कि क्या ये इक्वली लाइकली है। तो अभी किसी ने बोला था कि सर हाथ तो हमारा चौथे वाली पेंसिल को पकड़ेगा, 4 इंच वाली को। इसका मतलब किसकी संभावना कम है, किसकी संभावना ज्यादा है निकलने की? 4 इंच वाली की ज्यादा और 1 इंच वाली की कम है। यस, ये मतलब होता है इक्वली लाइकली का। तो ये आपका इस तरह से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वली लाइकली नहीं है। अब हमने क्या किया कि एक कटोरा लिया और 4 कागज के टुकड़े लिए। एक कागज पे लिखा 1 इंच, दूसरे पे लिखा 2 इंच, तीसरे पे लिखा 3 इंच, चौथे पे लिखा 4 इंच, और चारों को मोड़ करके बाउल में डाल दिया। और उसके बाद एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि इसमें से एक चिट निकालो। क्या पता है पहले से कि कौन सा चिट निकलेगा? नहीं सर। नो सर। अब हमारा सैंपल स्पेस यही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। बदल जाएगा। तब क्या होगा? सर सेम चारों का पॉसिबिलिटी सेम होगा फिर। हम पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं। सैंपल स्पेस सेम रहेगा। सैंपल स्पेस तो सेम रहेगा कि चिट में या तो नंबर 1 दिखेगा, या नंबर 2 दिखेगा, या नंबर 3 दिखेगा, या नंबर 4 दिखेगा। सैंपल स्पेस तो नहीं बदलने वाला है। लेकिन अब क्या
वो जो भाई चिट जिस नंबर को दिखाएगा उस हाइट की पेंसिल हम ले लेंगे। तो अब ये काम करने से हमारे सिलेक्शन इक्वल लाइकली हो गए क्या? सबके निकलने की संभावना हमने बराबर कर दी क्या? यस यस सर। यस सर। यस सर। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम ए लॉट a small number of items we are going to select, then if we wisely use some technique, then we can assure equally likely. ठीक है? यस सर। ओके। तो अगर हम 4 चीजों में से एक चीज को रैंडमली ड्रॉ करें वाइजली, अब वाइजली का मतलब ये समझ लीजिएगा कि इस तरह से चिट बना करके, ठीक है? अब अगर हमारे पास 4 आइटम्स हैं, उसमें से एक आइटम को रैंडमली वाइजली सेलेक्ट करें तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 4C1, ठीक है? यस सर। और सभी इक्वली लाइकली होंगे और किसी भी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है? वही बात मैंने यहां लिखा है और ये सभी एक टपल के होंगे। अगर आप n आइटम में से करते हैं तो NC1 एक टपल के या n। अगर आप यहां से 2 चिट निकालते हैं, बच्चे से कहा कि तुम दोनों हाथ से एक एक निकालो, तब क्या होगा? अब बच्चे का जब हम चिट खोलेंगे तो हमको 2 आउटकम दिखाई देगा। तो अब सैंपल स्पेस यही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा सर। अब वो 2 टपल का हो गया, ठीक है? 1 2 1 2 1 3 1 4 लाइक दैट। अब हमने क्या कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं, n आइटम में से 2 आइटम वाइजली चुनते हैं तो सैंपल स्पेस में या तो n⁻², या तो nc2, या तो np2 पॉसिबल आउटकम होंगे 2 टपल के। और जो भी होंगे, अगर ये होंगे तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/n²। अगर NC2 वाले हैं, एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो हर एलिमेंट्री की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/NC2। अगर ये केस है तो हर एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/NP2। और इसी को हमने जनरलाइज किया। अब मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं कि या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब अगर आप एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ के 2 तरीके होते हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक का होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आप विद रिप्लेसमेंट करेंगे तो 2 बार करते हैं तो n², 3 बार करते हैं तो n³, r बार करते हैं तो n⁻r। So if successive draw are by with replacement, then n⁻r आपके पॉसिबल आउटकम होंगे। बट अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं तो NCR होंगे या NPR होंगे। और जो भी हो, हम रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स एज प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करते हैं ईच एलिमेंट्री इवेंट को सैंपल स्पेस के, ठीक है? तो हम यहां भी बंद कर रहे हैं। हमारे ख्याल से आपके पास ये PPT भी है, आप इसे जरा पढ़िएगा और वीडियो सुनिएगा। अगर पढ़ने से ना समझ में आए तो हमने यहाँ पे अमूमन जो प्रोबेबिलिटी के लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमेशा एक डिलेमा में लगते हैं कि कॉम्बिनेशन लगाएं कि परमुटेशन लगाएं। कभी आप भी डिलेमा में गए हैं क्या? आपने तो लगाया ही नहीं है। हेलो, यस सर। हाँ सर। सर विद रिप्लेसमेंट का मतलब?
विद रिप्लेस, मान लो कि एक झोले में 4 बॉल है, ठीक है, या सपोज करो कि आप लोग 50 बच्चे हो इस कोर्स के, हम इसमें से एक आदमी को आंख बंद करके बाहर निकालें, तो इसको कहते हैं रेंडमली सिलेक्शन ऑफ 1। तो अब हम कितने प्रकार से ये कर सकते हैं? 50 तरह से कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे 50C1 या 50P1 या 50 वेज। अब मान लो कि हम 2 लोगों को पकड़ रहे हैं। अब पकड़ने का तरीका क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि पहले एक आदमी को निकालें, उनका नाम नोट कर लें और उनको बाहर ही बैठाए रहें, फिर दूसरे को निकालें, उनका नाम नोट करें। 2 लोग आ गए हमारे सिलेक्शन में, लेकिन जो दूसरा वाला हम करने गए थे तो पहले वाले को बाहर बैठाए थे, तो दूसरे वाला का सिलेक्शन हम 49 लोगों में से किए थे, अब पहले वाले का सिलेक्शन 50 लोगों में से किए थे। जब आप इस तरह से करते हैं, सक्सेसिव ड्रॉ को जब करने जाते हैं तो पिछले ड्रॉ को बाहर ही रखते हैं, तो इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। दूसरा तरीका कि जो भी बंदा पहले आया था मैंने उसका नाम नोट कर लिया, फिर उसको कक्षा में भेज दिया, क्लास में, अब फिर दूसरे को निकाला, फिर हमने 2 निकाला, लेकिन अब क्या निकाला किया हमने, दोनों बार कितने में से निकाला? 50 में से। तो इसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो पहली बार आया था वो दूसरी बार भी आ सकता है विदाउट, मतलब कि कोई भी आदमी जितनी भी ड्रॉ होगा हर बार रिपीट कर सकता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में वो रिपीटिशन नहीं होगा, वंस सेलेक्टेड देयर इज नो चांस ऑफ सिलेक्शन फर्दर। ये फर्क है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, अब मान लो कि इसमें से 3 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल है, एक बॉल निकालें रेंडमली, रेंडमली मतलब वाइजली, तो सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? सर 2। 5 आइटम है, 5 आइटम में से एक आइटम हम निकाल रहे हैं रेंडमली। 5P1। 5P1, अगर कोई बोल दिया 5C1 वो भी सही बोल रहा है, और कोई बोल दिया 5 वो भी सही बोला, ठीक है? तीनों लोग 5 बोल रहे हैं। अब मान लो कि इस 5 में से 2 निकाला रेंडमली, तो हमारे पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 5C2। अब हमने ये कुछ नहीं बताया, हाँ, तो अब हम कहेंगे कि 5 के पावर 2 भी हो सकते हैं, या 5C2 हो सकते हैं, या 5P2 हो सकते हैं, और सर अगर आप विद रिप्लेसमेंट से निकालेंगे तो 5 के पावर 2 होंगे, और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से निकालेंगे तो 5C3 होंगे, या 5C2 होंगे, या 5P2 होंगे। हाँ, ठीक है? कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? रिपीट करिए प्लीज। यस, थोड़ा। मैंने कहा कि अगर हमने इसमें से 2 रैंडम सिलेक्शन किया और मैं जानना चाहूं कि हमारे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम माने सैंपल इस सकते हैं। पहला 5 के पावर 2 मतलब 5 into 5, दूसरा 5C2, और तीसरा 5P2। अब अगर हमारा चुनने का तरीका, क्योंकि 2 चुन रहे हैं तो अब चुनने का तरीका इसमें इन्वॉल्व होगा, विद रिप्लेसमेंट का है, तो 5 के पावर 2, पहली बार भी 5 थे, दूसरी बार भी 5 है चुनने के लिए,
हाँ, लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का होगा तो 5C2 एंड या 5P2। तो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ बताओ। सर 5C2 और 5P2 सर सेम कैसे हुए, नहीं समझ में आ रहा है। हम कहाँ कह रहे हैं कि सेम होगा, हम कह रहे हैं कि इसमें से कोई एक होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप चुनना क्या चुनने का आपका मोटिव क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट से चुनने का आपका उद्देश्य क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि हम 5C2 बोले कि 5P2 बोले। ठीक है। यस सर। आप इस वीडियो को हाँ इसी वीडियो को देखिए। ये कौन सा वीडियो है? वीडियो 3, हाउ टू असाइन प्रोबेबिलिटी टू एलिमेंट्री इवेंट्स। इसमें हमने सारी चीजें क्लियर करी हैं बोल के। अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो हमारा ये लेक्चर बच जाएगा, हम आगे आपको लेके चलेंगे। हाँ, तो आप अगर इसको थारोली सुन लेते हैं तो हमारा टाइम बचेगा और आपका कुछ और लर्निंग डेवलप हो गया कि हम क्यों ये 5P2 5 ये सब हमने क्लियर किया है। और मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए अगर आप सुनेंगे तो अगर आप परमिट करें तो हम बंद करें। यस सर। काफी लंबा हो गया। Yes, sir. 11:30। ठीक है। थैंक यू सर। कल से थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, कल 2 से 3। यस ओके सर। न्यू ईयर है सर। कल सब न्यू ईयर है। कल न्यू ईयर है। ओके चलिए ठीक है भाई, न्यू ईयर यस बना लीजिए आप लोग, संभल के मनाइएगा। हाँ यस सर। और हम आप सभी लोगों को हमारी तरफ आपकी से सेहत अब हैप्पी न्यू सही ईयर। है ना? सेम टू यू।